हमारा समाज हमारा काम करता आ रहा है, वो तो हमें पता है कि ईंट कैसे बनाते हैं, झाड़ू कैसे बनाते हैं, घर कैसे बनाते हैं, तो ये हमें पता है। पर तुम हमें स्कूलों में भी वही सिखाओगे क्या? स्किल डेवलपमेंट के नाम पे झाड़ू बनाना सिखाओगे, मोटरसाइकिल सुधारना सिखाओगे, तो ये क्या है? हमारे आदमियों को ये सब नहीं सीखना, ये हमारे पारंपरिक काम है, हम कर लेंगे। हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं चाहिए। इसलिए हमें जो हमारे बाबा साहब ने हक अधिकार दिए वो हमें चाहिए। जब हमारे पास हक अधिकार होंगे तो हम हुक्मरान अपने आप बन जाएंगे। हमें चिल्ला चिल्ला के हुक्मरान कोई नहीं बनाएगा। जैसे अभी एक मामला था, इधर नाम भूल रहा हूँ, वर्धा, हाँ वर्धा पुलगांव, चंद्रपुर, हाँ नहीं इधर का था, उन्हें मध्य प्रदेश का ही था। हाँ। तो अभी याद आएगा तो मैं बताऊंगा। तो इसलिए अब शिक्षा के पूरे अधिकार छीन लिए। जब शिक्षा के अधिकार कौन छीन रहा है? सरकार नए नए नियम ला रही है तो सरकार छीन रही है, लेकिन सरकार में बेटा कौन है? आज दोनों पार्टियां ब्राह्मणों की है क्या? कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों नेतृत्व कर रही है। जब से संविधान लागू हुआ और जब से देश आजाद हुआ तब से दोनों ही राज कर रहे हैं। जब कांग्रेस बनी तब भी एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी किसी को नहीं लिया गया। बाद में बीजेपी बनी, उसमें भी एससी, एसटी, ओबीसी को नहीं लिया गया, जिसमें हमारे लोगों को कोई पद नहीं दिया गया, कोई अधिकार नहीं दिया गया। आज हमारे लोग उसको कहते हैं नहीं बीजेपी हमारा नहीं है, कांग्रेस हमारा है, और कुछ कहते हैं नहीं कांग्रेस हमारा नहीं है, बीजेपी हमारा है। अरे नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं है, वो सब उनका है। आज वो लोग सांसद विधायक का टिकट देते हैं और हमारे लोग सांसद विधायक बन के संसद में जाते हैं। लेकिन जब हमारे समाज के मामले उठ के आते हैं कि टाइगर रिजर्व के नाम से जल जंगल जमीन समाप्त किए जा रहे हैं, आदिवासियों के सभी अधिकार उन्हें जंगलों से विस्थापित किया जा रहा है, तो जब ये समस्या है तो जब हमारा एमएलए एमपी कहाँ गया? जब वो हक अधिकार की आवाज उठा ही नहीं रहा तो हमारा आदमी कैसे हो सकता है? भले ही वो हमारे समाज से आता है, लेकिन वो हमारी सामाजिक आवाज नहीं उठा रहा है तो वो हमारा व्यक्ति नहीं है। अब वो ब्राह्मण के गुलाम हो गए, अब वो ब्राह्मण के जूते चाटते हैं। अब जो ब्राह्मण उसे बात बोलता है वो वही जाके संसद में बात बोलता है। अब आज बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की सरकार काम नहीं कर रही है, उसे निर्देश मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? ब्राह्मणों के जो गढ़ है, ब्राह्मणों का गढ़ नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर है। पहले वहां पे समस्या बनाई जाती है, फिर उस समस्या को सरकार के द्वारा हमारे समाज में उतारा जाता है। किस प्रकार? उसका नाम बदल दिया जाता है और हमारे व्यक्तियों के बीच में समस्या को उतारा जाता है। जब समस्या को उतारा जाता है तो हमारे आदमी बड़े खुश होते हैं, अरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही तो हमारे लिए कुछ अच्छा ही होगा। और जब उसको ग्रहण कर लेते हैं, जैसे बासी रोटी को खा के अरे कुछ तो गड़बड़ खाया है, फिर दर्द होता है, परेशानियां होती है, फिर पता चलता है नहीं गड़बड़, कल मैंने फलानी होटल में खाना खाया था तो आज मेरा पेट गड़बड़ है। तो हमारे व्यक्तियों को खाने के बाद पता चलता है। तो हमारा शैक्षणिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दुश्मन कौन है? ब्राह्मण। और उसका संचालन कहाँ से हो रहा है? नागपुर से, आरएसएस हेडक्वार्टर से। अब सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारा समाज पहले गण व्यवस्था के रूप में था, लेकिन जब ब्राह्मण भारत में आया तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था बना दी। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण बना दी, खुद को सारे अधिकारों से लुप्त कर लिया, उसके पास सारे अधिकार कर लिए। फिर एक वर्ण बनाया, उसको शिक्षा के अधिकार से वंचित करके बाकी सभी अधिकार दिए गए। फिर दूसरा वर्ण बनाया गया, उसको 2 अधिकारों से वंचित करके, शिक्षा और शस्त्र रखने के अधिकार से वंचित करके उसे
वैश्य बनाया गया। फिर चौथा वर्ण बनाया गया, उसे उन तीनों अधिकारों से वंचित करके उसे शूद्र बनाया गया। और हमारे आदिवासी और एससी समाज को वर्ण व्यवस्था में रखा ही नहीं गया। तो फिर भी आज हमारे लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, हम फलाना है, हम ढिकाना है। नहीं, हम वर्ण व्यवस्था में है ही नहीं। वर्ण व्यवस्था में केवल ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। शूद्र में ओबीसी समाज आता है। हमारा समाज वर्ण व्यवस्था से बाहर है, तो हम ब्राह्मण धर्म का हिस्सा नहीं है। आज हमारे समाज को हजारों जातियों में तोड़ दिया गया है। हजारों जातियों में तोड़ने का मतलब है जितनी ज्यादा जातियां होगी उतनी ज्यादा समस्याएं होंगी, और जितनी ज्यादा समस्याएं होंगी उतनी समस्याओं का समाधान करना मुश्किल होगा। अगर हमारा समाज संगठन के नाम पर एक हो जाता है तो उसकी समस्या भी एक होगी और समाधान भी एक होगा। इसलिए हमें संगठित होना होगा और समस्या केवल एक करनी होगी। अगर एक समस्या होगी तो सभी मिलकर उसका समाधान एक दिन में कर सकते हैं। जैसे एक परिवार में दो भाई हैं, तो अगर उनका चूल्हा अलग अलग जल रहा है तो वो कभी सक्सेस नहीं हो सकते। अगर उनका चूल्हा एक है तो वो गाड़ी भी ले सकता है, बंगलो भी ले सकता है, सब कुछ कर सकता है। अगर एक भाई को परेशानी है तो दूसरा भाई घर की जिम्मेदारी ले लेता है। अगर दोनों अलग अलग है तो एक भाई बीमार है तो दूसरे घर की परिस्थिति बिल्कुल खराब हो जाएगी। इसीलिए हमें संगठित होना होगा और हमें जो सामाजिक समस्या पैदा की गई है उसका समाधान करना होगा। अगर उस सामाजिक समस्या का समाधान हमने कर लिया तो हम हुक्मरान बन सकते हैं। तो सामाजिक दृष्टि से जो तोड़ने का काम किया है वो किसने किया है? ब्राह्मण ने किया है। तो सामाजिक दृष्टिकोण से भी हमारा दुश्मन ब्राह्मण ही है। अब राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारा दुश्मन कौन है? भारत में संविधान लागू हुआ और जब भारत आजाद हुआ तो भारत आजाद होने के बाद नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। बिना चुनाव के प्रधानमंत्री बना दिया गया। चुनाव जब प्रधानमंत्री रहते हुए उसने अपने ही लोगों को टिकट दिया। 40% लोगों को, अपने ही लोगों को टिकट बांट दिए। अपने ही लोगों को टिकट बांट दिए तो वो चुनकर संसद में गए, तो अपना आप दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। अपना आप दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गया। तो जब सत्ता अपने हाथ में ले ली, जिससे अब वो पारंपरिक बन गया। अब सत्ता केवल ब्राह्मण के हाथ में है। हेलो हाँ, तो सत्ता ब्राह्मण के हाथ में आ गई, जिससे आज उसके पास पूरे अधिकार है। उसके पास हमें गुलाम बनाने के सारे अधिकार है। तो हमें आज हमारा एमएलए एमपी बन के जा रहा है तो वो हमारा नहीं है। जिस प्रकार एक हमने कुत्ता पालते, कुत्ता अगर कुत्ता हमने पाला और कुत्ते को कोई दूसरा रोटी खिला दे, अगर वो उसके घर में बैठने लग गया तो वो अपना कुत्ता नहीं रहा, वो उस घर का कुत्ता हो गया जो खाना खिला रहा है। उसी प्रकार आज हमारे एमएलए एमपी को हम चुन के भेज रहे हैं, लेकिन वो हमारा नहीं है। या तो कांग्रेस का है या बीजेपी का है या अन्य ब्राह्मण पार्टी का वो है। जो पार्टी कहेगी, जो ब्राह्मण करेगा, वही वो संसद में कानून में अपना वोट दे देगा कि हाँ ये कानून पास करो, मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ। भले ही हमारा हो, आज राष्ट्रपति हमारा है, लेकिन क्या टाइगर रिजर्व के नाम से आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति था, जब एससी समाज को पिटाई हो रही थी। आज राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारा दुश्मन एक ही है, ब्राह्मण। और आखिरी जो दृष्टिकोण है वो है धार्मिक दृष्टिकोण। आदिवासियों को और हमारे मूल निवासी समाज का कोई धर्म नहीं था, क्योंकि हम वर्ण व्यवस्था में थे ही नहीं। जब वर्ण व्यवस्था में नहीं था तो हमारा धर्म है ही नहीं। तो वर्ण व्यवस्था में हम नहीं थे तो आज आदिवासियों पे हिंदू धर्म थोपा जा रहा है, जबकि आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है। आदिवासी प्राकृतिक पूजक है।
तो आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है, तो आदिवासियों को हिंदू धर्म में धकेला जा रहा है। बाबा आता है, कथा करता है और बोलता है कि आदिवासी तो हमारे सर्वश्रेष्ठ हिंदू हैं। कैसे? भगवान राम ने उसका झूठे बेर खाए हुए। तो ये कहानियां गढ़ गढ़ के हमारे लोगों को बताते हैं और आदिवासियों को हिंदू धर्म में धकेले जाते हैं। आज आदिवासियों का हिंदू धर्म के नाम पर मोबिलाइजेशन किया जा रहा है, मोबिलाइजेशन किया जा रहा है और आदिवासी समझ नहीं पा रहा है। आज अगर आदिवासी हिंदू धर्म को छोड़ता है तो क्या बोलते हैं, तुम्हारे सामाजिक रूप से तुम्हें जो आरक्षण मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाएगा। तो आदिवासी डर जाता है और वो हिंदू धर्म अपना लिया। तो ऐसा देखा जाए तो धार्मिक दृष्टिकोण से हमारा दुश्मन कौन है? ब्राह्मण है। जब हमें सभी दृष्टिकोण से एक ही दुश्मन है तो हम अलग अलग होकर क्यों लड़े? सभी इकट्ठा होके दुश्मन से एक होकर लड़े। तो इसी संबंध में 22 फरवरी को आरएसएस हेडक्वार्टर ब्राह्मणों का गढ़ को घेरने का हमारे संगठन द्वारा प्रयास किया जा रहा है और उस प्रयास को हम लाखों लोगों की भीड़ ले जाकर सफल बनाएंगे। इसी के लिए आपसे आह्वान किया जा रहा है कि आप भी बड़ी जनसंख्या में वहां पहुंचकर अपना सहभागी दें और हमारे संगठन का सहयोग करें। और आज हमारे समाज में हमें लीडरशिप डेवलप करनी होगी। अगर लीडरशिप नहीं होगी तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। जो लीडर निकलेगा वो हमारे समाज का होना चाहिए, समाज की बात करना चाहिए, उसी को लीडरशिप कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं, एक मेंढकों का समूह था, वो परेशानी में था, तो उन्होंने एक मीटिंग करके विचार किया कि हमारा भी एक लीडर होना चाहिए। तो वो एक मुखिया के पास गए कि हमें भी एक मुखिया चाहिए, जिस प्रकार तुम्हारा है उसी प्रकार हमें भी मुखिया चाहिए। तो उसने बोला तुम में से किसी को मुखिया चुन लो। कि नहीं, अगर इसको मुखिया बना दिया तो ये हमसे बड़ा दिखने लगेगा, ये नेता बन जाएगा, तो इसको हम मुखिया नहीं बनाने वाले। तो ये बेल है, तो बेल को बना लो तुम मुखिया। तो उन्होंने मेंढक राजी हो गए और बेल को लेके चले गए। जब बेल को लेके चले गए, बेल रोज बैठता, 2-4 मेंढक मार दे, फिर बैठता, फिर मार देता। 4-5 दिन हो गए तो ऐसे सैकड़ों मेंढक मर गए। इस परेशानी से परेशान होकर मेंढकों ने निर्णय लिया, नहीं, इस मुखिया को बदला जाए। फिर गए कि हमें नहीं, ये मुखिया हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तो फिर उसने बोला तुम में से किसी को चुन लो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं, भले ही मर जाए पर हमारे बीच का कोई आदमी नहीं होना चाहिए। तो ये सांप है, इसको ले जाओ। तो वो लोग सांप को ले आए। सांप को भूख लगती, 2-4 मेंढक गटक जाता, फिर दोपहर में भूख लगती, फिर दोपहर में खा जाता, शाम को भूख लगती, शाम को खा जाता। तो उनने सोचा यार, बेल था तब तो 4-5 कम हो रहे थे, अब तो 1000 कम हो रहे। नहीं, ये भी हमारा दुश्मन है। तो उन्होंने फिर गए वहां पे, नहीं, ये तो उससे भी घातक है। तो फिर उसने वही बात सजेशन दिया कि तुम्हारे बीच में से कोई नेता चुन लो, तुम्हारा मुखिया चुन लो। कि नहीं, हमें दूसरा ही चाहिए। तो उन्होंने बगुले को भेज दिया। अब बगुला हर सेकंड में मेंढक खा रहा है, तो ये भी तो आखिरकार उन्हें समझ में आ गया कि जब तक हमारे बीच का कोई मुखिया नहीं होगा तब तक हमारे समाज का उद्धार होने नहीं वाला है। तो इसीलिए हमारे समाज के बीच से हमारी लीडरशिप डेवलप करना होगी, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। इसी के साथ सभी को जय मूल निवासी, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम, नमो बुद्धाय।